नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मंच से यह कहा कि हलाल प्रमाणन के नाम पर 25,000 करोड़ रुपए आतंकवाद और लव जिहाद में झोंक दिए गए, तो सभागार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शब्द सामान्य थे, लेकिन लहजा वही था जो योगी की पहचान बन चुका है, सीधा, टकराव भरा और बगैर लाग लपेट के। उसी वक्त यह साफ हो गया कि हलाल अब सिर्फ एक धार्मिक या खाद्य शब्द नहीं रहा, यह उत्तर प्रदेश की नई राजनीतिक बहस का केंद्र बनने वाला है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अब कोई भी उत्पाद हलाल प्रमाणन का लोगो या टैग नहीं लगाएगा। यह आदेश सिर्फ मीट या मांस से जुड़ी वस्तुओं पर नहीं, बल्कि उन तमाम उपभोक्ता सामानों पर लागू होगा जिन पर बरसों से हलाल लिखा जा रहा था। साबुन, टूथपेस्ट, पानी की बोतलें, मसाले, आटा, यहां तक कि सीमेंट तक। सरकार का तर्क है कि यह प्रमाणन कभी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था, ना FSSAI उसकी निगरानी करता था। यह निजी एजेंसियों का कारोबार था जो शुल्क लेकर प्रमाण पत्र देती थी। सवाल यह उठाया गया कि जब इन एजेंसियों का कोई सरकारी खाता नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, तो वह पैसा आखिर जाता कहां था? सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह हलाल अर्थव्यवस्था धीरे धीरे एक पैरेलल फंडिंग नेटवर्क में बदल चुकी थी। जांच में पाया गया कि लाखों टन उत्पादों पर हलाल टैग लगाने से कंपनियों को जो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, उसका प्रवाह देश विदेश की कुछ सीमित एजेंसियों तक जाता था। यही वह कड़ी थी जिसने सरकार को यह कहने का आधार दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण और सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों में हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसी को आर्थिक जिहाद कहा है। विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह फैसला धार्मिक भेदभाव फैलाने वाला है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार असली मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली संकट से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछाल रही है। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हलाल सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है, जिसे दुनिया के 180 देशों में मान्यता प्राप्त है। जिस तरह शाकाहारी लोग अपने उत्पाद पर ग्रीन डॉट देखते हैं, वैसे ही मुसलमान हलाल देखते हैं। इसमें गलत क्या है? अलीगढ़ के एक व्यापार मंडल सदस्य ने कहा, लेकिन सरकार का तर्क साफ है। जब देश में FSSAI जैसी संस्था पहले से गुणवत्ता जांच के लिए मौजूद है, तो किसी धार्मिक प्रमाणन की अलग व्यवस्था की जरूरत क्यों? कहानी यही खत्म नहीं होती। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर इस प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता क्या है। सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि यह प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकार और समानता पर आधारित है। सवाल यह है कि क्या गैर मुस्लिम उपभोक्ता को किसी धार्मिक प्रमाणन वाले उत्पाद के लिए अतिरिक्त भुगतान करना चाहिए? सरकार का जवाब है नहीं। कोर्ट ने इस पर कहा है कि यह मामला केवल आस्था नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का भी है, इसलिए विस्तृत सुनवाई होगी। लखनऊ के व्यापार जगत में हलचल है। पुराने कारोबारी बताते हैं कि हलाल टैग पिछले 2 दशकों में एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। इससे निर्यात को भी मदद मिलती थी, क्योंकि अरब देशों में हलाल उत्पादों की मांग अधिक है। राज्य सरकार ने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि निर्यात के लिए बनाए जाने वाले उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि विदेशी व्यापार को कोई बाधा नहीं, विवाद केवल घरेलू बाजार तक सीमित रहेगा। लेकिन व्यापारी समुदाय फिर भी सतर्क है। उनका कहना है कि किसी धार्मिक विवाद के बीच व्यापार को न घसीटा जाए, क्योंकि इसका असर पूरे सप्लाई चेन पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सोच भी साफ झलकती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो धार्मिक संस्थानों के आर्थिक ढांचे को
सरकारी निगरानी में लाते हैं। चाहे मदरसों की जांच हो, वक्फ संपत्तियों का सर्वे हो या अब हलाला पर प्रहार, योगी की राजनीति का केंद्र धर्म के नाम पर चल रही समानांतर व्यवस्था को समाप्त करना बन गया है। भाजपा इस कदम को सुधार बताकर जनता के बीच ले जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला समाज में समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पर सवाल यह भी है कि क्या यह निर्णय समाज में नया विभाजन नहीं पैदा करेगा। कई जगहों पर प्रशासन ने दुकानों से हलाल टैग लगे उत्पाद हटाने शुरू कर दिए हैं। कुछ मुस्लिम व्यापारी खुद टैग हटाने को मजबूर हुए हैं ताकि विवाद से बचा जा सके। वहीं सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर दो ध्रुव बन गए हैं, एक जो इसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा मान रहा है और दूसरा जो इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन बता रहा है। फैसले की आर्थिक परतें भी कम दिलचस्प नहीं है। हलाल प्रमाणन एजेंसियों के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं, लेकिन उद्योग जगत मानता है कि हर साल भारत में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार इस सर्टिफिकेशन से प्रभावित होता है। एक बड़ी एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हलाल प्रमाणन की फीस कंपनियों से उत्पाद के दाम का 0.5 से 2% तक वसूली जाती है। यह रकम छोटी नहीं है। देश भर में लाखों उत्पाद इस टैग के साथ बिकते हैं। ऐसे में कुछ एजेंसियां करोड़ों रुपए हर महीने कमाती हैं, पर किसी को नहीं पता कि यह पैसा जाता कहां है। यही वह सवाल है जो इस विवाद की जड़ में है। योगी सरकार का कहना है कि जब तक इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय जांच नहीं होती, यह प्रतिबंध हटाया नहीं जा सकता। ईडी और एनआईए को इस सिलसिले में कुछ संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शन की जांच सौंप दी गई है। उधर मुस्लिम संस्थाओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर जांच का हवाला देकर धार्मिक संगठनों को निशाना बना रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यह मामला अब सियासी बन चुका है। कानूनी जानकार मानते हैं कि इस बहस में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ संविधान नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, दूसरी तरफ राज्य को समान उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी देता है। कोर्ट को यह तय करना होगा कि इन दोनों के बीच संतुलन कहां बैठेगा। अगर फैसला सरकार के पक्ष में गया तो संभव है कि देश के अन्य राज्य भी ऐसा कदम उठाएं। अगर सरकार को झटका लगा तो यह उसके वैचारिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका होगा। लखनऊ की सड़कों पर इस बहस की गर्मी महसूस की जा सकती है। पुराने नाई बाजार से लेकर अमीनाबाद तक दुकानदारों के बीच अब हर बातचीत में हलाल शब्द आ चुका है। कोई कहता है योगी जी ने सही किया, अब सब बराबर, तो कोई कहता है दुकान में धर्म मत लाओ, काम चलने दो। यह वही सामाजिक द्वंद्व है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों से परिभाषित करता आया है। आस्था और आजीविका की टकराहट। फिलहाल सरकार के तेवर नरम नहीं दिख रहे। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। किसी भी बाजार में हलाल टैग दिखा तो कार्रवाई होगी। मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अदालत में अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में तय है। उस दिन यह तय होगा कि हलाल प्रमाणन भारत के उपभोक्ता बाजार से अस्थायी रूप से विदा होगा या फिर अदालत की मुहर के साथ वापस आएगा। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो धर्म, व्यापार और राजनीति तीनों को एक साथ लाभ पहुंचा सके और झकझोर भी दे। हलाल अब सिर्फ खाने का सवाल नहीं रहा, यह एक पहचान और अधिकार का मुद्दा बन चुका है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह के मुद्दे कभी चुपचाप खत्म नहीं होते, वे आगे चलकर पूरे देश की बहस का रुख तय कर लेते हैं। अब नजर बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर है, जहां अगले महीने में चुनावी महागहमी शुरू होने वाली है। भाजपा के रणनीतिकारों के लिए योगी का यह हलाल वाला दांव एक नैरेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी के बाद एनडीए के भीतर हिंदुत्व बनाम विकास की बहस फिर सिर उठा रही है। ऐसे में योगी की इस पहल से भाजपा के लिए एक नया वैचारिक एजेंडा मिल सकता है, जो गठबंधन के मतदाताओं को एक सांस्कृतिक ध्रुव पर खड़ा करे। यह संदेश जाएगा कि भाजपा केवल मंदिर और राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि आर्थिक धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई भी लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में स्थिति अलग है, लेकिन मुद्दा वही असर डाल सकता है। ममता बनर्जी की सरकार पर भाजपा लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। बंगाल में हलाल विवाद को भाजपा समान नागरिक अधिकार बनाम सांप्रदायिक कारोबार की भाषा में पेश कर सकती है, खासकर सीमावर्ती जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। यहाँ यह मुद्दा ध्रुवीकरण का उपकरण बन सकता है।
बंगाल में भाजपा के नेताओं के अनुसार योगी का बयान पहले से ही वहां के चुनावी वार्तालाप में जगह बनाने लगा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दांव महज धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुत्व की नई शाखा आर्थिक राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए खेला गया है। चुनावी राजनीति में यह गुप्त लेकिन दूरगामी चाल है। यह वैसा ही है जैसे किसी शतरंज के खेल में ऊंट को बीच की चाल पर रोक कर रखा जाता है, ताकि विरोधी को आभास तक ना हो कि मात की तैयारी चल रही है। हलाल विवाद भी वैसा ही है। सर्जिकल मूव दिखता है राजनीति के शोर में एक विचारधारा का मौन प्रसार। दरअसल यह सब अचानक नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो बीते कई महीनों से भाजपा के रणनीतिक सेल में धार्मिक आर्थिक नेटवर्क को लेकर चर्चा चल रही थी। पार्टी की थिंक टैंक इकाई ने हलाल से जुड़े बाजार की स्थिति, फंडिंग चैनल और उपभोक्ता मनोविज्ञान का अध्ययन कराया था। निष्कर्ष था कि यह मुद्दा जनता के बीच समझाया जा सकता है कि धर्म के नाम पर समानता का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद यूपी में इसे एक प्रशासनिक कदम के रूप में लागू किया गया, ताकि सियासत के मैदान में इसे नीति की तरह पेश किया जा सके, न कि भेदभाव की तरह। अब सवाल यह नहीं है कि यह कदम धार्मिक है या सुधारवादी। सवाल यह है कि इसका समय कितना सटीक था। लोकसभा के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐसा नैरेटिव चाहिए था जो भावनात्मक भी हो और वैचारिक भी। योगी सरकार का यह आदेश उसी राजनीतिक गणित की परिणति लगता है। यह कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि योजनाबद्ध नैरेटिव इंजीनियरिंग है, जो एक ही साथ बिहार और बंगाल के सामाजिक ताने बाने में तरंग पैदा कर सकता है। हलाल विवाद इसलिए खास है क्योंकि यह पहली बार धर्म और अर्थ को एक साथ चुनौती देता है। यह केवल धार्मिक प्रतीक पर वार नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर हमला है जो वर्षों से सांस्कृतिक आस्था के नाम पर आर्थिक सत्ता चला रही थी, और यही इसे एक बड़ा चुनावी हथियार बनाता है। अब चाहे इसे योगी का साहस कहा जाए या भाजपा का सातिर कदम, इतना तय है कि यह खेल अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने वाला। यह बिहार के जातीय समीकरणों और बंगाल के धार्मिक ध्रुवीकरण दोनों को प्रभावित करेगा, और शायद यही वह बड़ा वाला खेल है जो सत्ता की सर्जरी टेबल पर महीनों से तैयार किया जा रहा था, पर किसी को भनक तक नहीं थी। योगी जी के हलाल का वह पूरा खेल बंगाल और बिहार पर कितना असर डालेगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक, सियासी, राजनीतिक ताकतों के लिए यह कितना बड़ा पॉलिटिकल टूल बनेगा सड़क पर उतरने का। यह भी देखने की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।